नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्कटिक की। वो इलाका जो कभी बर्फ से ढका शांत सा रहता था, वहां अब बहुत कुछ बदल रहा है। बर्फ पिघलने से सिर्फ जमीन नहीं दिख रही, बल्कि नई दौलत, नई ताकत और हाँ, नए टकराव की संभावनाएं भी खुल रही हैं। ये अब सिर्फ वैज्ञानिकों की दिलचस्पी की जगह नहीं रही, बल्कि भू राजनीति का एक अहम अखाड़ा बन गया है। हमारी आज की ये गहरी पड़ताल द हिंदू में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आर्कटिक में असल में हो क्या रहा है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और हमारी रणनीति क्या है या क्या होनी चाहिए। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। भू राजनीति और सामरिक मुद्दे यहाँ साफ दिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्कटिक का नज़ारा वाकई तेजी से बदल रहा है। सबसे बड़ी बात तो है क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से बर्फ पिघल रही है और वो जो नॉर्दर्न सी रूट यानी एनएसआर है, वो अब साल के ज्यादातर वक्त जहाजों के आने जाने लायक हो रहा है। और फिर बात आती है संसाधनों की। दुनिया का लगभग चौथाई रेयर अर्थ भंडार हो सकता है। जरा सोचिए। लेकिन इसके साथ ही एक चिंताजनक ट्रेंड भी है, व्यवसायीकरण और सैन्यकरण। रूस वहां आक्रामक तरीके से अपने पुराने मिलिट्री बेस फिर से खोल रहा है, पनडुब्बियां लगा रहा है। चीन भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, अपनी पोलर सिल्क रोड पहल के जरिए। और अमेरिका भी पीछे नहीं, उसका फोकस अब ग्रीनलैंड पर ज्यादा है। तो वो जो पहले साइंटिफिक सहयोग वाली बात थी, वो अब कहीं पीछे छूट रही है और जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प चीज पता है क्या है कि कैसे एक पर्यावरण का मुद्दा मतलब बर्फ का पिघलना सीधे सीधे दुनिया की ताकतों के बीच के समीकरण बदल रहा है। ये सिर्फ भूगोल नहीं बदल रहा, ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स को हिला रहा है। सही कहा। अच्छा, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? एक तो ये कि अगर आर्कटिक में सैन्यीकरण बढ़ता है और एनएसआर एक मेन ट्री रूट बन जाता है, जी। तो फिर हिंद महासागर के जो पारंपरिक रास्ते हैं और भारत के समुद्री हित, जैसे हमारा महासागर विजन है, उसका रणनीतिक महत्व शायद थोड़ा कम हो जाए। ये एक संभावना है। और एक और पेचीदा बात है, रूस के साथ भारत के संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं। यूक्रेन के बाद भी हमने वो संतुलन बनाए रखा है। जी। लेकिन यही बात आर्कटिक में नॉर्डिक देशों के साथ हमारी साझेदारी को थोड़ा मुश्किल बना सकती है, क्योंकि उनके और रूस के बीच तनाव है। हाँ, ये तो है। मतलब एक तरफ हमारा पुराना साथी रूस, दूसरी तरफ आर्कटिक के नए मौके और नॉर्डिक देश। तो ये संतुलन साधना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। बिल्कुल, एक तरह की डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक है ये। अब अगर आर्कटिक में भारत की मौजूदगी की बात करें, तो हमारा रिश्ता तो पुराना है, 1920 की स्वालबार्ड संधि से ही। और वैज्ञानिक तौर पर हम 2007 से सक्रिय हैं। हमारा रिसर्च स्टेशन हिमाद्री 2008 में स्वालबार्ड में स्थापित हुआ था। वहां हम वायुमंडल, ग्लेशियर वगैरह पर रिसर्च करते हैं। हाँ, हिमाद्री के अलावा 2014 में इंडाक ऑब्जर्वेटरी और 2016 में ग्रूवे बदिट एटमॉस्फेरिक लैब भी बनी। और 2013 से हम आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर भी हैं। मतलब बैठकों में जा सकते हैं पर वोट नहीं डाल सकते। और 2022 में हमने अपनी आर्कटिक पॉलिसी भी जारी की थी। जी, लेकिन अगर आप देखें तो हमारी मौजूदगी और पॉलिसी दोनों का फोकस मुख्य रूप से साइंटिफिक रिसर्च और क्लाइमेट चेंज पे ही रहा है, जो कि पहले के माहौल के हिसाब से ठीक था जब आर्कटिक में सहयोग का दौर था। पर अब जब वहां जियोपॉलिटिक्स हावी हो रही है, तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ इतना काफी है? सही सवाल है। और यहीं पर हमारी मौजूदा रणनीति की कुछ कमियां शायद दिखती हैं। ऐसा लगता है कि एक साफ लंबी अवधि की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रणनीति अभी उतनी मजबूत नहीं है। जैसे संसाधन निकालने या शिपिंग में हमारी आर्थिक भागीदारी, खासकर प्राइवेट सेक्टर की, वो बहुत सीमित है। एनएसआर को भी हम अपनी बड़ी इकोनॉमिक प्लानिंग से ठीक से जोड़ नहीं पाए हैं। और उधर चीन अपनी पोलर सिल्क रोड पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो भी एक चुनौती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर भी हमारा ध्यान शायद कम रहा है। बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो भारत को अब सिर्फ वैज्ञानिक अवलोकन से आगे बढ़ना होगा। एक्टिव इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जुड़ाव की तरफ सोचना होगा। सिर्फ देखते रहने से काम नहीं चलेगा शायद, क्योंकि आर्कटिक अब ग्लोबल पावर का एक नया मैदान बन रहा है। तो फिर करना क्या चाहिए? भारत को अपनी रणनीति कैसे सुधारनी चाहिए?
पहली बात तो संस्थागत रूप से हमें और मजबूत होना होगा। जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में स्पेशल आर्कटिक डेस्क हो, थिंक टैंक्स को और ज्यादा शामिल किया जाए। हाँ, और दूसरा टेक्नोलॉजी में सहयोग। शायद एक आर्कटिक टेक्नोलॉजी हब बने जो क्लीन एनर्जी और ऐसी टेक्नोलॉजी पर फोकस करे जो बर्फ में काम आ सके, जैसे जहाजों की मरम्मत, रिसाइकलिंग वगैरह। अच्छा आइडिया है। तीसरा, कनेक्टिविटी। एनएसआर पर ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत रूस नॉर्डिक शिपिंग कॉरिडोर की संभावना देखी जा सकती है। और वो जो चेन्नई वाल्दिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ईएमसी है, उसका भी फायदा उठाया जा सकता है। वो आगे चलकर एनएसआर से जुड़ सकता है। सही। चौथा, भारत एक ब्लू इकोनॉमी संधि का प्रस्ताव रख सकता है। मतलब आर्कटिक में आर्थिक विकास भी हो, लेकिन वहां के नाजुक समुद्री पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। संतुलन जरूरी है। और पांचवा, शायद हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी काम आ सकती है सैटेलाइट्स के जरिए। बर्फ, वाइल्ड लाइफ, प्रदूषण, इन सब की रियल टाइम निगरानी। जी हाँ, ये सब जरूरी कदम हो सकते हैं। तो देखिए, निचोड़ यही है कि जैसे जैसे आर्कटिक का रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है, भारत सिर्फ एक किनारे खड़ा दर्शक बना नहीं रह सकता। हमारा जो मौजूदा स्टैंड है साइंस और क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर आधारित, वो जरूरी है, पर शायद अब अकेला काफी नहीं है। के लिए अब समय आ गया है कि वो अपनी आर्कटिक रणनीति का एक बार फिर से मूल्यांकन करें और एक पैसिव ऑब्जर्वर से एक एक्टिव प्लेयर, एक हितधारक बनने की तरफ बढ़े। आज की हमारी ये चर्चा द हिंदू के विश्लेषण पर आधारित थी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसमें कई अहम बिंदु थे और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जिस तरह आर्कटिक में सैन्यकरण और रणनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्या ऐसा ही कुछ भविष्य में अंटार्कटिका में भी हो सकता है? और क्या भारत को दोनों ध्रुवों आर्कटिक और अंटार्कटिका को मिलाकर एक व्यापक इंटीग्रेटेड पोलर पॉलिसी की जरूरत है? अगर आपको हमारी ये बातचीत जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।